ओके जी, ये हमने यहाँ पर इसको किया था और आपको यही बताने की कोशिश की थी इसमें कि जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, उनको जो है वो सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि जनाब जो उसको मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो खुद ब खुद जो है ये इसको जो है एडजस्ट कर लेते हैं कि अगर कहीं शॉर्टेज है तो जाहिर है कि प्राइस बढ़ेगी और प्राइस बढ़ने की वजह से मज़ीद इसकी सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। गवर्नमेंट कैन sometimes improve market outcomes, want to use price control because of unfair market outcomes and helping the poor often hurt those। इसमें यह है कि देखिए जो अमूमन होता है इस तरह से कि गवर्नमेंट जो है वो किस वक्त मार्केट में इंटरवीन करती है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज़ और होती है जिसको हम मार्केट फेलियर कहते हैं। मार्केट फेलियर का मतलब ये होता है कि जनाब के वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा और लोग जो है उससे नुकसान में रहेंगे, जो मासेस जो होंगी वो नुकसान में ही होंगी। तो इस वजह से वो, एक मिनट सॉरी, गवर्नमेंट को आना पड़ता है। जैसे कि हाउसिंग के अंदर है, अगर कोई ये कहे कि नहीं जनाब कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा, ये जो सड़कें हैं या जो रोड्स नेटवर्क है ये प्राइवेट सेक्टर आके कैसे बनाएगा, इसलिए कि वो तो उसी वक्त ही इन्वेस्ट करेगा, वो बनाएगा और उसको बेचेगा, तो उसको खरीदने वाला कौन होगा? तो हर कोई तो नहीं आ सकता। फिर इसी तरह से और भी जो है जो इलाके मोहल्लों को जो आपको बेहतर किया जाता है और लिवेबल किया जाता है, तो उसके उसको प्राइवेट सेक्टर को तो पैसे मिलने नहीं होते हैं, बल्कि क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से कहती है कि आप इसको बना के दें, हम जो है क्या कहते हैं इसके आपको पैसे दे देंगे। तो इट मीन्स के प्राइवेट सेक्टर खुद ब खुद जो है वहाँ पर वो नहीं आता है, बल्कि गवर्नमेंट को आना पड़ता है। या फिर इसी तरह से एक्सेस टू हेल्थ है, एक्सेस टू एजुकेशन है, वो हर किसी के लिए होना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। और गवर्नमेंट किस तरह से प्रोवाइड करती है कि जनाब कि ये प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करती है या गवर्नमेंट खुद जो है एज एन इकोनॉमिक एजेंट के तौर पर काम कर रही होती है। तो होता यही है कि जनाब गवर्नमेंट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन जो गरीब ममालिक होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और वो होनी भी चाहिए। इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है वो तो फिर यही है कि जनाब जो अफोर्ड कर सकेगा एजुकेशन में वही हासिल करेगा जो अफोर्ड करेगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो फिर जो है वो उसको उसको जो है तालीम उसको नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ के भी यही है कि जनाब जिसके पास पैसे होंगे वही करेगा और अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन जाहिर बात है कि हर किसी इंसान की जान कीमती होती है, बराबर होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इस तरह से। तो उसमें होता यही है कि गवर्नमेंट फिर क्या करती है कि अगर प्राइस के थ्रू कुछ नहीं हो रहा होता तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट, वो उसको या तो टैक्स लगाती है या उनको सब्सिडी दे रही होती है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के जो दूसरी पॉलिसी टूल होती है, अगर वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होती है प्राइस कंट्रोल की, तो फिर वो क्या करती है टैक्सेस के थ्रू कर रही होती है। अच्छा जी, और गवर्नमेंट टैक्स क्यों यूज कर रही होती है? इसलिए कि उसको लोगों पे ही खर्च करना होता है। रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, एजुकेशन है, और जो आपकी सिक्योरिटी और डिफेंस वगैरह जो है उसके लिए उसको खर्च करना पड़ता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स कि जनाब टैक्स का बोझ किसके ऊपर सबसे ज्यादा है। ठीक है, कि किसको ज्यादा पे करना पड़ता है, किसको कम पे करना पड़ता है। वैसे तो ये कि एट दी एंड जो है वो बायर ही सबसे ज्यादा पे करता है, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ उसका जो है वो जो जो प्राइवेट सेक्टर जो जो सप्लायर है उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि जनाब कि ये एक मार्केट है पिज्ज़ा के बारे में कहा कि दिस इज एक्चुअली एग्जांपल फॉर मार्केट फॉर पिज्ज़ा, कि जनाब $10 का पिज़्ज़ा है जी। सर ये जो लास्ट स्लाइड पे आपने आखिरी पॉइंट बोला था, ये फिर से रिपीट करेगा? कौन सा वाला? टैक्स इंसिडेंस का। मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है या तो बायर पे लगाती है या सेलर पे लगाती है, या कभी कभी दोनों पे लगाती है। अगर सेलर पे लगाती नहीं, है तो भी उसका कुछ सही जो जी। सेलर वाली, ये
आपने बोला ना कि बायर को कुछ पे, ये वाला जो बोला था ये वापस रिपीट करेगा। देखें, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो बायर को भी पे, अगर बायर पे लगा रही है तो डायरेक्ट सिर्फ बायर ही पे कर रहा होता है, और अपेरेंटली अगर सेलर पे लगाती है तो सेलर ही टैक्स पे करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ हद तक जो है दोनों ही शेयर कर रहे होते हैं। वैसे तो यह है कि एट द एंड सबसे ज्यादा बायर ही पे कर रहा होता है, क्योंकि जो सेलर होता है ना वो ट्रांसफर कर देता है, लेकिन बायर ट्रांसफर नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो हर तो कोई अपना, ट्रांसफर से ये मुराद था आपका? मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह से जो है वो बायर से ही ले लेता है, वो जो टैक्स का जो है सारा का सारा मतलब वो उसी, इनको इनपुट प्राइस पे आ जाता है वो। हाँ वो इनपुट का पार्ट बना देता है उसको। सही से ठीक, समझ आ गया। ठीक है, ओके। ये है जनाब पिज़्ज़ा की मार्केट, इसके ऊपर अभी कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, जिसके अंदर 500 उसकी सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई देख लें, आपके सप्लाई इलास्टिक है एज कम्पेयर टू डिमांड। ठीक है, और जो उसकी जो प्राइस है वो $10 है। अच्छा जी, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जनाब एक टैक्स लगाती है उसके ऊपर, और वो टैक्स कितना है, $1.5। ठीक है, और ये टैक्स किसके ऊपर है, बायर के ऊपर है, कि जनाब के जो भी ये टैक्स, जो भी ये $10 का खरीदेगा उसको उसके ऊपर 1.5 टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, या अगर $10 आप दे रहे हैं उसके अंदर इंक्लूसिव है ये टैक्स, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस, पिज़्ज़ा की प्राइस जो है वो $8.5 है। ठीक है, लेकिन वो कितने पे कर रहा है, 1.5 टैक्स ऐड करके जो है वो पे कर रहा है, जब जाके वो उसकी डिमांड जो है वो 500 है और सप्लाई भी 500 है। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, यही हुआ ना इस पर, कि अगर $10 है तो इट मीन्स कि उसके, और उसमें प्राइस इसके अंदर जो है ये शामिल है टैक्स। सही, तो इसका मतलब ये है कि जनाब जो डिमांड हो रही है $10 के ऊपर वो 500 की हो रही है, जबकि उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्चुअली जो सप्लायर को पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है, वो $8.5 पड़ रही है। आगे बात समझ में, हमने कहा कि जनाब कि ये जो है $10 जो प्राइस है, जो बायर को पे करनी पड़ रही है डिमांड करने वाले को, उसमें टैक्स भी शामिल है। तो इट मीन्स कि वो जो 1.5 टैक्स शामिल है, तो ओरिजिनल जो प्राइस है जिसके अंदर बगैर टैक्स के जो प्राइस है वो कितनी है, वो $8.5 है। ठीक है, यही है, इसका मतलब ये है कि 8.5 के ऊपर जो होता है उसकी डिमांड का शेड्यूल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता, ओरिजिनल अगर टैक्स ना होता। ठीक है, देखिए जो ब्लू लाइन है डिमांड की, इसके ऊपर टैक्स शामिल है, तो ये वाली प्राइस है। ठीक है, और क्योंकि देखें ये जो टैक्स है ये सिर्फ किसके ऊपर है, ये बायर के ऊपर है, तो इसी वजह से हम डिमांड को सिर्फ देख रहे हैं। तो ओरिजिनल इसकी प्राइस कितनी है, 8.5 है, और 8.5 के ऊपर 500 की जो डिमांड किस वक्त होगी, जब डिमांड शेड्यूल इस तरह का होगा, यानी कि इसकी पैरेलल शिफ्ट हो रही है। ठीक है, ये है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली टैक्स लगने के बाद ये वाला इसका हो गया, ये हो गया डिमांड शेड्यूल न्यू इक्विलिब्रियम जे। ठीक है ना, $10 जिसके अंदर ये शामिल है सारा सब कुछ, उसमें सप्लायर पे नहीं है, बल्कि ये किसके ऊपर है, बायर के ऊपर है। तो इट मीन्स कि जो उसका जो ओरिजिनल है इस 8.5 के ऊपर वो ये है। ठीक है, 8.5 के ऊपर डिमांड शेड्यूल ये है, सप्लाई ये है, तो इसका मतलब ये है कि अब प्राइस 10 नहीं हैगी, क्या होगी, ओपन मार्केट के अंदर जहाँ टैक्स नहीं होगा वो ये वाला जो होगा, जिसके ऊपर ये रेड डिमांड D2 जो कट कर रहा है S1 को, ये है एक्चुअली इसकी प्राइस। जो नई क्वांटिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, टैक्स लगने की वजह से अब वो 500 नहीं है बल्कि 450 हो गई है, और इसकी प्राइस जो है वो 9.5 है। 9.5 के ऊपर जो है वो सप्लाई इतनी हो रही है, लेकिन पे कितना करना पड़ रहा है, इसलिए कि इसके ऊपर टैक्स भी है। तो टैक्स जो है उसकी वजह से अगर 9.5 के ऊपर 1.5 अगर पे किया जाएगा, तो मार्केट के अंदर जो नई प्राइस होगी वो कितनी होगी, $11 होगी। ठीक है, और $11 के ऊपर 450 जो है इसकी टैक्स जो है वो उसके ऊपर लगा। अब हम देखते हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स असल में है कितना। ठीक है ना, सोचने वाली बात यह है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स कितना है, ये टैक्स हो गया 9.5 से लेके 11 के दरमियान तक का।
और इसमें से ये जो आप आ रहा है आपका जो नया इक्विलिब्रियम है, इस नए इक्विलिब्रियम में 9.5 जो है मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू जो है प्राइस आ रही है 450। 9.5 के ऊपर जो है इसकी सप्लाई जो होगी 450 होगी सप्लाई करने वाले की, और इस पर टैक्स जो है वो $1.5 एडिशनल जो है गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है बायर के ऊपर, तो ये बायर को पे करना पड़ेगा। तो अब ये जो है क्या कहते हैं इसका 11 इसकी प्राइस हो गई, 11 के ऊपर जो है 450 डिमांड इस तरह से आ रही होती है। अब इसमें से क्या है, ये जो टैक्स का पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑरेंज लाइन जो है, ये किसका पार्ट है, ये बायर पे कर रहा है। और ये जो है इसका पर्पल कलर वाला, ये जो है 0.5 ये सेलर पे कर रहा है, या इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो आया है ना वो सेलर के ऊपर आया है, वो ये था 0.5 सेलर के ऊपर आया है इसका, और $1 जो है वो किसके ऊपर आया है, वो एक तरह से $1.5 जो टैक्स जी ये इसके ऊपर आया है सर। सर ये एक जी, जी ये थोड़ी सी पिछले टिपिकल। एग्जांपल से भी बात समझ जी पिछले एग्जांपल से भी एक बात समझ नहीं आई कि ये डिमांड का कर्व शिफ्ट क्यों हो रहा है। जी जी मैं यही बताना चाह रहा था इसके ऊपर, देखें असल में ये मैं दोबारा समझे थोड़ा सा इसको। हमने पहले कहा कि जनाब के $10 है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है किसके ऊपर, बायर के ऊपर, ठीक है। अब देखें कुछ पहले चीजें चलेंगी हाइपोथेटिकल, पहले रियलिटी में आ जाएगी। $10 था तो 500 इसकी क्या थी, डिमांड थी, और यही सप्लाई थी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं जनाब इसके अंदर $1.5 जो है वो टैक्स होगा, राइट। $1.5 टैक्स का मतलब ये है कि टन के अंदर कि वो अब 8.5 इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, और इसमें से 1.5 जो है वो गवर्नमेंट लेके जा रही है, ठीक है। 8.5 के ऊपर अगर प्राइस, अगर गवर्नमेंट ना हो और 8.5 इसकी प्राइस हो, तो देखें फिर क्या होगी, डिमांड ये होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर हो गई 8.5 पे, तो यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन क्योंकि सप्लाई हमने कहा कि अभी फिक्स है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड का भी जो है वो फैक्टर मौजूद होता है, सप्लाई का फैक्टर भी जो है वो मौजूद होता है। तो अभी हमने यही कहा इसके ऊपर कि जनाब जिसकी वजह से ये नीचे आ गया, लेकिन ये तो नीचे आ गया है, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पर आएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस वहां पर आएगी जहां पर ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। इस टैक्स की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से जो नया इक्विलिब्रियम है वो कहाँ आएगा, ये आ गया। इस नए इक्विलिब्रियम के ऊपर अब जो प्राइस है वो कुछ इस तरह से है कि 450 जो है उसकी डिमांड कम हो गई है और सप्लाई भी कम हो गई है, ठीक है, प्राइस के कम हो जाने की वजह से। और जो अब प्राइस है वो कितनी है, $9.5 है, ठीक है। ये इसका एक जो है क्या कहते हैं नया इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर आ गया है इसका, ठीक है। ये जो नया इक्विलिब्रियम आया है इसके ऊपर क्या हुआ कि $9.5 की प्राइस हो गई थी, अब गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है सिर्फ बायर से ले रही है, तो 9.5 में हमने 1.5 अगर ऐड किया तो वो कितना हो जाएगा, $11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आ रहा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स की बात हो जाती है। देखें जब $10 थी तो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया, उस टैक्स के लगाने की वजह से एक तो ये है कि उसकी सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो जाने की वजह से मतलब ये है कि ये जो टैक्स का पार्ट है वो किसने पे किया, सप्लायर ने पे किया। और ये जो ओरिजिनली जो पे किया जा रहा है ये कौन पे कर रहा है, ये जो डिमांड करने वाला था, जो कंज्यूमर था वो पे कर रहा था। अगर चीज सब कुछ जा रहा है डायरेक्टली कंज्यूमर के जेब से, लेकिन जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स का जो बोझ आया है वो दोनों के ऊपर आया है। डिमांड करने वाले के ऊपर कितना आया है, $1 आया, और सप्लाई करने वाले के ऊपर कितना आया, $0.5 आया, ठीक है। मतलब ये है कि बर्डन ऑफ टैक्स जो होता है वो शेयर होता है दोनों के दरमियान, सप्लायर के दरमियान भी और डिमांड के दरमियान भी। अब देखना ये होता है कि किसके ऊपर ज्यादा टैक्स जो है वो जो है ये आ रहा है इसके ऊपर। ये एक्चुअली क्वेश्चन ये होता है कि जनाब के जो सबसे बड़ा जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, या जो टैक्स का बोझ है, या जो टैक्स का जो बर्डन है वो कौन बर्दाश्त कर रहा होता है। इसके अंदर आप देख लें कि टैक्स का बर्डन कौन ज्यादा बर्दाश्त कर रहा है, वो कंज्यूमर बर्दाश्त कर रहा है, जो डिमांड करने वाला है वो बर्दाश्त कर रहा है। ओके जी, क्लियर हो गया। ये बायर्स पे एंड सेलर गेट लेस, सेलर का ये नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को भी हम यही कह रहे हैं क्योंकि उसका नुकसान हुआ है टैक्स की वजह से,
तो इट मीन्स कि जनाब इतना जो टैक्स का जो बर्डन आया है वो सेलर के ऊपर आया है। ठीक है, ओके जी। अब हम देखते हैं कि जनाब सेलर पे टैक्स लगा दिया, पहले बायर पे लगा था, अब सेलर पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, द टैक्स इफेक्टिवली रेज द सेलर कॉस्ट बाय 1.5 पर पिज्जा। सेलर विल सप्लाई 500 पिज्जा ओनली इफ रेजिस टू प्राइस 11.5, क्योंकि $10 है, अगर वो इतना ही सप्लाई रखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या जरूरी है कि जनाब प्राइस कितनी हो जाए, 11.5 हो जाए। जब वो क्या कहते हैं 500 में सप्लाई रखेगा, अदरवाइज वो इतनी सप्लाई नहीं रखेगा। मतलब ये है कि जनाब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स के बाद जो है 500 ही सप्लाई रहे, तो फिर सप्लाई कर्व जो क्या होगा, ये लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, और प्राइस जो होगी इसको, ये कितनी हो जाएगी इसके ऊपर, 11.5 जब होगी प्राइस, जब ही जो है क्या कहते हैं कि ये सप्लाई जो है वो देगा, अदरवाइज जो है इतनी सप्लाई नहीं देगा, बल्कि सप्लाई कम हो जाएगी। इस सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने की वजह से नया इक्विलिब्रियम अब कुछ और बनेगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। इसकी क्या सूरत हाल होगी, देखें अब कंडीशन कुछ इस तरह की है। इस कंडीशन में क्या है कि $10 के ऊपर 500 सप्लाई होनी चाहिए थी, जो कि थी, लेकिन टैक्स लगा जिसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ। सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने की वजह से नया जो अब जो क्वांटिटी, जो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जहां सप्लाई और डिमांड बराबर है, वो 450 है, और उसके ऊपर प्राइस कितनी आ रही है, 11 आ रही है। इस 11 के प्राइस के अंदर क्या हो रहा है कि 1.5 जो है वो टैक्स गवर्नमेंट का शामिल है। जब ये गवर्नमेंट का शेयर इसके अंदर शामिल है, तो अब क्या हो रहा है देखें, कुछ बर्डन सप्लायर पे जाएगा और कुछ बर्डन किसके ऊपर जाएगा, डिमांड करने वाले पर जाएगा। ये है टोटल टैक्स 1.5, ठीक है, जो आ रहा है इसके ऊपर। अच्छा जी, अब इसमें से क्या है, सॉरी ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें से कुछ सप्लायर शेयर कर रहा है, कुछ डिमांड करने वाला शेयर कर रहा है। तो देखें इसमें भी यही है, इन दोनों के अंदर भी यही है। पहले भी जब $1.5 जो है वो सॉरी, इसके अंदर भी क्या है, जब सप्लायर के ऊपर जो है क्या कहते हैं टैक्स लगाया गया, तो उसमें क्या हो रहा है, डिमांड जो कर रहा है उसके ऊपर $1 का इफेक्ट आया है, और $0.5 का इफेक्ट किसके ऊपर आया है, सप्लायर के ऊपर आया है। हालांकि इसके बावजूद कि ये टैक्स किसके ऊपर है, सप्लाई के ऊपर है। ठीक है ना, पहले तो सिर्फ बायर के ऊपर था, तो हम कह रहे थे कि नहीं जनाब के बायर ज्यादा पे कर रहा है और सप्लायर का नुकसान कम हो रहा है। लेकिन आप इसके अंदर देखें, सप्लायर पर टैक्स लगाने के बावजूद भी जो टैक्स का जो बर्डन है वो दोनों के ऊपर सेम है। मतलब कंज्यूमर ज्यादा जो है बर्दाश्त कर रहा है, जो कि $10 से लेके ये डिमांड की वजह से है। ठीक है, और ये सप्लाई के इफेक्ट की वजह से इस पे इस जो सप्लाई जो है कम हुई है, जो सर एक बात 500। बताइए। जी, क्या सवाल है आपका। सर जब बायर ज्यादा पे करेगा, जी मैं ये बोल रहा हूँ, जब बायर ज्यादा पे करेगा टैक्स, तो जो डिमांड का कर्व शिफ्ट होगा वो ज्यादा इनवर्ट शिफ्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू जब नहीं देखें, इसके अंदर देखें हमने दो कंडीशन देखी ना। हमने एक कंडीशन ये देखी जब गवर्नमेंट ने टैक्स $1.5 डिमांड करने वाले पे लगाया, कंज्यूमर पे, तो उसका इफेक्ट क्या आया, नेट रिजल्ट क्या था कि $1.5 का जो टैक्स है उसमें से $1 का जो बर्डन है वो कंज्यूमर्स पे आता है, और $0.5 50 सेंट्स का जो बर्डन है वो सप्लायर के ऊपर आता है। फिर दूसरा केस ये आया कि जनाब इस दफा जो टैक्स है $1.5 का, वो किसके ऊपर है, वो सप्लायर के ऊपर लगा है कि जनाब सप्लायर पे करेगा। पे तो सप्लायर कर रहा है, लेकिन उसमें से बर्डन शेयर कौन कौन कर रहा है, उसमें भी जब देखा गया तो फिर यही रिजल्ट आया कि $1 का जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे पड़ रहा है, और $0.5 का जो बर्डन है वो सप्लायर के ऊपर पड़ रहा है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि देख लें आप, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आ रहा होता है वो बिल आखिर डिमांड करने वाले कंज्यूमर के ऊपर ही आ रहा होता है, दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, क्लियर होगी बात। हेलो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे ना। समझ नहीं आ रहा देखें, इस पे आप इसका मैकेनिज्म समझने की जरा कोशिश करें। देखें पहले क्या हो रहा था, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट।
ये टैक्स एंड सेलर्स को मैं हटा देता हूँ अभी। देखें, जब डिमांड पर टैक्स लगाया था तो ये सूरत हाल हुई थी, यही हुआ था, याद आ गया होगा आपको, ठीक है। और जब सेलर पे किया तो सिर्फ कर्व शिफ्ट हुआ यहाँ पर, लेकिन देखें जो इम्पैक्ट है वो दोनों का बिल्कुल बराबर है। इसमें क्या हुआ, सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ, और जो डिफरेंस आ रहा है 11, 10 और 9.5 का, और इसमें देखें डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, लेकिन जो बर्डन आ रहा है वो देखें जो 9.5, 10 और 11, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो सिर्फ इससे बताना ये एक आपको मकसद था कि जनाब टैक्स चाहे सप्लायर पे लगाया जाए या कंज्यूमर पे लगाया जाए, ठीक है, उसका इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो डिपेंड कर रहा, जो जो जा रहा होता है वो किसके ऊपर, इस केस के अंदर दोनों में कंज्यूमर के ऊपर ही जो है वो ज्यादा टैक्स का बर्डन जो है ये गया है। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको कि देखें ये डिपेंड ये भी कर रहा होता है कि जनाब सप्लाई कर्व का या डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या है, या इसका शेप किस तरह से है, उसका स्लोप जो है वो किस तरह से है, स्लोप के साथ जो है ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है। मैं जैसे आपको ऐसे ही बता दूं उसके ऊपर कि फॉर एग्जांपल अगर ये सप्लाई कर्व ज्यादा वर्टिकल होता है इस तरह से और पॉइंट यही रहता, तो वो अगर ये इस तरह से बन रहा होता तो आप देख लें कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर ज्यादा होता, फिर सप्लाई के ऊपर ज्यादा आ जाता है, जो कि हम इसके अंदर अभी देखेंगे। सर मेरी एक बात समझ नहीं आ रही बस। क्या? जी सर पूछिए। आप कह रहे हैं कि ना टैक्स का इम्पैक्ट खाली बायर्स पे आता है, सही है, तो बायर पे क्यों आएगा? अगर फॉर एग्जांपल अगर टैक्स सेलर पे लग रहा है तो सेलर अपनी सप्लाई कम कर दिया क्योंकि उसकी इनपुट प्राइस वो हो रही है, प्रोडक्ट की प्राइस तो सेम ही रहेगी ना। और जबकि बायर पे लग रहा है, हाँ बायर पे जब लगेगा जब वो डिमांड पे होगा, हर बार थोड़ी इम्पैक्ट बायर पे होगा, ये मैं समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं देखिए इस तरह से बता रहा हूँ आपको कि देखें होता क्या है, मार्केट जो क्लियर होती है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस की, कि जो एक फाइनल प्राइस है उसकी, उस फाइनल प्राइस के अंदर जाहिर है क्या चीज़ शामिल होती है, टैक्स और हर तरह का जो इनपुट जो उसके कॉस्ट होती है सब शामिल होती है ना उसके अंदर, सही है। अब ये इसके ऊपर मार्केट क्लियर हो जाती है और जनाब इतना डिमांड किया जा रहा होता है, इतना सप्लाई किया जा रहा होता है। लेकिन फिर हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं टैक्स को देखते हुए तो उसमें से देख रहे होते हैं कि जनाब ओरिजिनल जो सप्लायर को जो कोई चीज टैक्स को हटा के जो पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है, ठीक है ना। फिर तो सप्लाई जाहिर बात उसी लिहाज से होगी ना। अगर उसमें से $10 के अंदर से गवर्नमेंट को डायरेक्ट चला जा रहा है $1.5, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है या उसको जो प्राइस मिल रही है सप्लाई करने वाले को, वो सिर्फ कितनी मिल रही है, 8.5 मिल रही है। जब 8.5 मिल रही होती तो जाहिर बात है फिर उसका जो है डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व जो होगा वो इधर उधर कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, और उसी शिफ्टिंग की वजह से जो है क्या कहते हैं नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा होता है। और उस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर ये जो है देखा जा रहा होता है कि बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर ज्यादा है और किसके ऊपर कम है, ठीक है। ये है एक्चुअली, थोड़ा सा और आ गया है, मैं इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी ये चीज़, फिर मैं बताऊंगा दोबारा आपको। ये हमारा फाइनल था जो कि हम इसी को देख रहे थे, इसको अब हटा दें। अ टैक्स ड्राइव्स अ वेज बिटवीन द प्राइस बायर एंड पे द प्राइस सेलर रिसीव। चलें ठीक ही हो गया। अब इसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ टैक्स के ऊपर एक इन्होंने एग्जाम्पल है जो कि फिर वही होटल की ही जो है क्या कहते हैं है। गवर्नमेंट ने जो है सपोज आप ये समझ लें ये होटल रूम्स की मार्केट है, और गवर्नमेंट ने जनाब ये इम्पोज किया टैक्स बायर्स के ऊपर कि जनाब के वो $30 जो है उसको पर रूम जो है वो पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर वो 100 इसके ऊपर है और 30 उसको पे करना है तो उसके ऊपर जो उसको जो टोटल जो प्राइस उसको पड़ी है डिमांड करने वाले को वो कितनी हो गई, 130, ठीक है। जब 130 होगी तो 100 सॉरी एक मिनट इसको मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, ठीक। तो अगर 130 जो है क्या कहते हैं इसकी प्राइस है, जो कि जाहिर बात है कि यहाँ पर तो इससे भी ऊपर जो है वो जा रही है, तो ये एक तरह से समझ लें कि डिमांड कर्व जो होगा फिर वो जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए कि गवर्नमेंट जो पे कर रही है इस पे गलती हो गई यार इनके ऊपर ये एक मिनट,
क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है उन्होंने कहा कि जनाब 110 जो है उसकी प्राइस पड़ रही, तो फिर जो है वो कितना होगा इसके ऊपर, कि डिमांड जो है वो 30 से कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर अगर $30 टैक्स लग गया इसके ऊपर, तो आप समझ लें कि $30 टैक्स लगने के बाद जो है ये एक्चुअली 100 नहीं था, ये थोड़ी सी इसमें गलती हो गई है कुछ। चले बहरहाल मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा देता हूँ कि देखें इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 10-10 का आ रहा है ना इस तरह से, तो फिर ये जो है एक्चुअली होना चाहिए था यहाँ पर 90 होना चाहिए था, वो जो आपकी पुरानी वाली जो स्लाइड थी वो इस तरह से, इस पर नंबर्स जो है वो गलत थोड़े से आ गए। तो एक मिनट मैं इसको आगे देख लूँ सही है कि नहीं, सॉरी इसको इस एग्जाम्पल को रहने दें, इसमें नंबर्स की गलती की वजह से हम आगे थोड़ा सा पढ़ जाते हैं कि इलास्टिसिटीज एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसका क्या रिलेशनशिप है आप, इसलिए कि हमने इससे पहले इलास्टिसिटी भी पढ़ी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और इसके साथ साथ अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो किस तरह से होगा, ये हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इनके दरमियान जो है बहुत क्या कहते हैं गहरा ताल्लुक है। इसमें देखें फॉर एग्जांपल ये प्राइस विदाउट टैक्स, ठीक है, अब टैक्स लग गया, टैक्स लगने की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ गई है, राइट। अब ये जो प्राइस जो आपकी बढ़ी है जिसकी वजह से डिमांड का थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ और ये यहाँ पर इसको कट कर रहा था, तो ओरिजिनल जो है अब इसकी जो है वो कुछ और हो जाएगी, लेकिन टैक्स लगने की वजह से अब जो है सप्लाई इस तरह से हो रही है और डिमांड इस तरह से हो रही है, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि जो प्राइस से नीचे और सप्लाई के साथ होता है, ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके साथ जाता है, ये बर्डन किसके ऊपर है, ये बर्डन है सप्लायर के ऊपर। और ये जो है जो प्राइस से ऊपर लेकिन डिमांड कर्व से नीचे होता है, इस पे जो लॉस होता है या इस पे जो कॉस्ट आती है यह कौन पे करता है, ये कंज्यूमर जो है पे कर रहा होता है। तो इसी तरह से इसके ऊपर आप देख लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा इनइलास्टिक है एज कम्पेयर टू सप्लाई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि टैक्स जो है बायर के ऊपर ज़्यादा है और सेलर के ऊपर जो है वो उसका इंसिडेंस टैक्स है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इसके ऊपर कि अगर जो जिसका इलास्टिसिटी जितनी कम होगी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स उसके ऊपर उतना ज्यादा होगा। जैसे कि डिमांड के अंदर जो है इलास्टिसिटी बहुत कम है, तो इस वजह से इसके ऊपर इंसिडेंस ऑफ टैक्स उसका बहुत ज्यादा है। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सर्विसेज की डिमांड, पेट्रोलियम की डिमांड और इसी तरह से जो गैस वगैरह है उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इनइलास्टिक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही होती है कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स जब भी लगाती है तो किसके ऊपर इसका इफेक्ट आता है, कंज्यूमर के ऊपर ही आ रहा होता है, सप्लायर के ऊपर जो है उसका इंसिडेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से इसमें क्या है कि डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई, इसके अंदर सप्लाई इन इलास्टिक है एज कंपेयर टू डिमांड। अब अगर इसके ऊपर सप्लाई जनाब इसके ऊपर कोई टैक्स लगाया जाता है तो देखें टैक्स का इम्पैक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। इस टैक्स के इम्पैक्ट के आने की वजह से आप देख लें कि सप्लायर के ऊपर जो है डिमांड के ऊपर जो कि प्राइस से ऊपर है और डिमांड कर्व के नीचे है, इसका जो लॉस है वो जो है वो कम है एज कंपेयर टू सप्लाई वाले का। तो सप्लायर का जो लॉस है वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से अगर सप्लायर के ऊपर उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगाया है कि जिसकी जो है सप्लाई इन इलास्टिक है एज कम्पेयर टू डिमांड, तो उसके ऊपर टैक्स का इंसिडेंस जो आएगा वो, या टैक्स का जो बोझ आएगा, बर्डन ऑफ टैक्स जो होगा वो सप्लाई के ऊपर ये ज़्यादा होगा, जैसा कि इस केस के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है। सर जी 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 कहिए। सर एक बात बताएं कि अगर हमें देखना हो कि वो कौन सी प्राइसेस पे टैक्स नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम होगी हमेशा। नहीं नहीं, देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस तो वो होगी हमेशा जहाँ पर डिमांड सप्लाई मीट कर रहे होंगे। अब यह है टैक्स की वजह से डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व कितना शिफ्ट होता है, और अपने शेप की वजह से उसके ऊपर जो है प्राइस का जो इम्पैक्ट आ रहा है जो टैक्स के अंदर से,
पुराने वाले इक्विलिब्रियम पे और नए इक्विलिब्रियम के ऊपर। ये जो फर्क आ रहा होता है एक्चुअली यहाँ से टैक्स का इंसिडेंस जो है वो देखा जा रहा होता है। ठीक है, इस सूरत हाल में जाहिर है कि क्या कहते हैं सप्लाई नहीं कर्व यहाँ। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ना, जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी, मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टैक्स जीरो होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, मैंने कहा ना ये जरूरी नहीं है। देखिए, इसमें इस पूरी चीज से जो जो बात वाजे हुई है कि देखिए टैक्स का इंसिडेंस तो आएगा, चाहे वो बायर पे लगे चाहे वो सेलर पे लगे। आ रही बात समझ में? देखिए, जो हमने सबसे पहली एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने बायर का या सॉरी डिमांड और जो सप्लाई है उन दोनों के कर्व को हमने एक जैसा रखा था, उसकी इलास्टिसिटीज में फर्क नहीं आया था। तो आप चाहे सेलर पर टैक्स लगाया या डिमांड करने वाले बायर के ऊपर टैक्स लगाया, इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों के ऊपर बिल्कुल सेम था। लेकिन फिर जो हमने इलास्टिसिटीज के साथ इसका ताल्लुक देखा तो वहां पर यह समझ में आया कि नहीं जनाब, कि जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है या जिसका बिहेवियर इन इलास्टिक होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स उसके ऊपर ज्यादा आता है। ये बायर और सप्लायर के ऊपर टैक्स लगाने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क किससे पड़ता है? इलास्टिसिटी से फर्क पड़ता है कि जो जितना ज्यादा इन इलास्टिक होगा, चाहे वो सप्लाई हो, फॉर एग्जाम्पल डिमांड सप्लाई दोनों एक मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं, अगर सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक है एज कंपेयर टू डिमांड, तो इन बर्डन ऑफ टैक्स ज्यादा सप्लाई के ऊपर आएगा। दूसरी सूरत यह है कि अगर डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा या बर्डन किसके ऊपर आएगा? डिमांड करने वाले पर आएगा, बायर के ऊपर आएगा। इसी तरह से अब ये तीसरी कंडीशन एक ये हो सकती है कि जनाब के डिमांड करने वाला या डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी और सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये इक्वल शेयर होगा, जो बर्डन होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, कंक्लूजन असल में ये है इसका। सही सर, समझ आ गया। चलें ठीक, ये फिर बाद में उन्होंने एग्जांपल अपने लिहाज से दी हुई, ये मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, केस स्टडी है, मार्केट फॉर याचेस है। जाहिर है कि ये लग्जरी गुड्स है, तो उसकी जो डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगी, और इसके ऊपर टैक्स लगाया तो किसके ऊपर फर्क आता है ज़्यादा? जाहिर है इन इलास्टिक वाले पे आता है ना। सप्लाई इन इलास्टिक है, डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, तो इसमें जो है ज़्यादा इसके ऊपर इंसिडेंस या ज़्यादा बर्डन जो टैक्स आएगा वो उसी के ऊपर आएगा।